आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमें दो चीजें दिया हुआ है। एक है यहाँ पर बल्ले और दूसरा है गेंद। बल्ले की जो कीमत है वो हमें पता नहीं है और गेंद का भी पता नहीं है, तो हम एक्स और वाई मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम बल्ले और गेंद, बल्ले के मूल्य को x रुपए मानेंगे और गेंद के मूल्य को y रुपए मानेंगे। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा x रुपए और एक गेंद का मूल्य ये हो जाएगा y रुपए। प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले खरीदे गए हैं, तो इसका मतलब 7 गुणा x। और फिर एक गेंद का मूल्य हमने यहाँ पर y रुपए माना है और उसने गेंदें खरीदी हैं 6, ये हो जाएगा 6 गुणा में x। और इन दोनों को मिलाकर उसने कुल उसको 3800 रुपये दिया है। दोनों को मिलाकर 3800 रुपये उसको दिया गया है और बीच में प्लस का निशान आएगा क्योंकि दोनों को मिलाकर 3800 रुपये दिया गया है। तो ये बन जाएगा 7x प्लस ये बन जाएगा 6y, क्योंकि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ पर y होना चाहिए और यहाँ पर भी y होना चाहिए। तो 7x प्लस 6y बराबर आ जाएगा ये 3800 के। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसने बोला है क्वेश्चन में कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी है। बाद में, तो इससे हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो 3 बल्ले अगर उसने खरीदा है तो 3 गुणा एक बल्ले का मूल्य x है, तो ये रहेगा 3 गुणा x प्लस एक गेंद y का है, तो उसने जो है 5 गेंदें खरीदी है, तो 5 गुणा y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर इस बार उसने 1750 रुपये दिया है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस का ये हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 1750 के। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब आप समीकरण 1 और 2 इन दोनों को हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम
दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो जब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जाएगा तो दोनों में से किसी एक समीकरण को पहले लेना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा ये है, इसको ले रहे हैं। 7x प्लस का 6y बराबर हो जाएगा 3800। जब हम यहाँ पर किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे, चलिए x का कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3800 और 6y यहाँ पर माइनस में जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो 3800 माइनस का 6y सॉरी 7 यहाँ गुणा में है तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारा है समीकरण 3। तो हमारे पास x का मान आ गया है। इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और फिर y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि x बराबर हमें रखना है 3800 माइनस का 6y बटे में 7। इसको रखना है समीकरण, क्योंकि समीकरण 1 लिया गया है तो 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 हमारे पास ये है 3x प्लस 5y बराबर है 1750 के। 3x प्लस का 5y बराबर है 1750 के। यहाँ पर हमें x का मान रखना है। तो यहाँ पर है x, तो 3 गुणा ब्रैकेट x की जगह पर हम रखेंगे ये जो यहाँ पर 3800 माइनस का 6y बटे में 7 है। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6y और बटे में 7 और फिर प्लस का 5y बराबर हो जाएगा 1750 के। अब यहाँ पर गुणा करना है तो पहले इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 मिलेगा। सबसे पहले 3 की गुणा हम 3800 में करते हैं तो 2 जीरो तो बाद में लगा लेंगे। 3 की गुणा पहले 38 में कर लेते हैं तो 3 अठे 24, 3 तिया 9 और 2 11 और 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा। तो इसकी गुणा इसमें करने पर हमें मिलेगा 11400, फिर माइनस 3 6 हो जाएगा 6 तिया 18y और फिर ये रहेगा प्लस का 5y। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएंगे, बराबर आएगा 1750। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। जब हम 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 मिलेगा। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 की गुणा हम इसमें करेंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा 11400 माइनस का 18y और यहाँ प्लस का निशान रहेगा। 7 को जब मैं 1 से भाग करूँगा तो 7 मिलेगा। 7 की गुणा 5y में करते हैं, 7 पचे 35y हो जाएगा ये बराबर 1750। तो ये है 11400। यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का निशान रहेगा और ये माइनस प्लस में घट जाएगा। 35y में से हम 18y को घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा 18 दूनी 36। तो ये हो जाएगा हमारा 12 5 17y और बटे में कितना है 7 है और बराबर रहेगा 1750 के। अब हम इसके नीचे लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें करेंगे तो ये पूरा यही रहेगा 11400
प्लस का 17y और 7 की गुणा हम करते हैं 1750 में। तो अब हमें मिलेगा 7 की गुणा 0 में करेंगे 0, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 3 और 7 सते 49 और 3 हो जाएगा 52 और फिर 5 बचेगा, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12,250 ये हमें मिलेगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। 0, 7 पच्चे 35, 7 सते 49 और ये 3 हो जाएगा 52 कि 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। और ये रहेगा 11,400 प्लस का 17y। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो 12,250, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा 11,400। अब ये दोनों आपस में घटेंगे तो हमें 12,250 में से घटाना है 11,400 को। 0 और ये हो गया 5, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा और फिर यहाँ 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि 1850 आएगा। तो ये आ जाएगा 1850 और ये है 17y। तो जब y का मान निकालेंगे तो 1850, 17 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा। 17 के पहाड़े में देखते हैं कितना हमें मिलेगा। 17 से इसको काटना पड़ेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 1 बचेगा और फिर इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और कोई छोटी संख्या है नहीं इसको काटने के लिए। 1850 को हमें 17 से डिवाइड करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 0, 5, 12 में से 0 आ गया और ये 5 आ गया। 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 1 में से ये तो 0 हो गया है। इसका मतलब हमें 850 मिलेगा केवल। ये आपका कुछ भी नहीं है, आपको केवल 850 मिलेगा। ये भी आपका कुछ भी नहीं है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 850 हमें मिलेगा। तो 850 बटे में 17 ये हमें मिलेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 17 के पहाड़े से, 17 पचे 85, यानी कि अगर हम 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो हमें मिलेगा 5 सत्ते 35 और 5 कम 5 और 3 8 85, यानी कि 17 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ें तो 85 मिलेगा। लेकिन ये 0 बचेगा, 0 यहाँ लग जाएगा। तो y हमारा आ गया 50। तो अब हमारे पास y का मान है। इस y के मान को अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हमें इस y का मान रखना है। समीकरण 3 हमारे पास ये है, x बराबर 3800 माइनस का 6y बटे में 7। तो ये समीकरण 3 हमारे पास है, x बराबर 3800 माइनस का 6y और बटे में 7। तो बराबर हो जाएगा ये 3800 माइनस 6 गुणा y का मान हमारे पास जो आया है वो है 50। तो 50 ही रहेगा यहाँ पर, बटे में कितना आएगा
7। तो x बराबर ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा और बटे में 7 यानी कि बराबर। अब हमें 3800 में से 300 घटाना है तो ये 3500 आएगा, बटे में 7 आएगा। अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, ये केवल 35 कटेगा, 2 जीरो बचेगा जो कि इसके आगे आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 500। तो x का मान यहाँ से हमें मिला है, x का मान मिला है 500 और y का मान मिला है 50। तो इस प्रकार से जब आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का जो मूल्य है उसको क्या माना गया था, x माना गया था, और x का मान जो आया है वो है 500। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य, गेंद के मूल्य को y माना गया था, y का मान हमें 50 मिला है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 50 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से करना था हमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है। इसमें एक नगर है और उस नगर में टैक्सी के भाड़े का जो है अलग अलग यहाँ पर हमें समझाया गया है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है नियत भाड़ा और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्वेश्चन में उन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा जिसको हम x और y मानेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमसे पूछा गया है, तो नियत भाड़ा को हम x मानेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़े को y मानेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नियत भाड़े का अर्थ समझ लेते हैं कि नियत भाड़ा का मतलब यहाँ पर है क्या। तो नियत भाड़े का अर्थ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, नियत भाड़ा और प्लस इसके अंदर प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पर ये दो भाड़ा दिया हुआ है, इन दोनों में अंतर है। अगर हम इस अंतर को समझ जाएंगे तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। एक ये भी भाड़ा है और ये भी भाड़ा, लेकिन ये नियत है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा। इसमें क्या अंतर है? देखिए, नियत भाड़े का अर्थ है
स्थिर भाड़ा, इसको आप स्थिर भाड़ा भी कह सकते हैं। स्थिर भाड़ा, स्थिर भाड़ा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसका नियत भाड़े का दूसरा नाम है स्थिर भाड़ा। मान लीजिए वो जो टैक्सी वाला है, जो भी टैक्सी चलाता है, वो किसी भी एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर की यात्रा करवाता है, मतलब कि उसको 10 किलोमीटर की यात्रा वो करवाता है। तो अभी 10 किलोमीटर में उसके दोनों भाड़े अलग अलग हैं, नियत भाड़ा भी है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है। अब हम मान लेते हैं कि वो 10 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का जो भाड़ा है वो नियत भाड़ा है आपका, जो कि उसको देना ही पड़ेगा। और साथ में जो बचा है इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, देखिए टोटल 10 किलोमीटर क्योंकि उसने यात्रा किया है, तो ये जो पहले किलोमीटर का है यही आपका स्थिर भाड़ा है। क्या है ये? स्थिर भाड़ा, जिसको आप नियत भाड़ा भी कह सकते हैं। मतलब पहले किलोमीटर का भाड़ा उसका अलग है, बाकी के जो बचे हुए किलोमीटर में हैं उनका भाड़ा हिसाब किताब अलग है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू रखा हो ये तो हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि पहले जो किलोमीटर जो स्थिर भाड़ा है उसके लिए वो 10 रुपए लेता है, तो ये पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए तो वो लेगा ही लेगा। उसके बाद जो प्रति किलोमीटर बचा है, मतलब वैसे तो बचा है अभी 9 किलोमीटर, उन सभी को वो बोलेगा प्रति किलोमीटर भाड़ा। उसके लिए वो 5 रुपए ले। मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा 10 रुपए है, मान लेते हैं चलिए समझने के लिए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 5 रुपए है। तो पहले किलोमीटर का 10 रुपए तो वो लेगा ही, क्योंकि जो कि स्थिर है, नियत है। बाकी जो 9 किलोमीटर बचा हुआ है उनके लिए वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा। तो कितने रुपए ले लेगा वो? पहले के लिए तो वो 10 रुपए लेगा क्योंकि स्थिर है ये, प्लस बाकी जो 9 किलोमीटर बचा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बचा तो 9 किलोमीटर है क्योंकि एक तो निकल गया स्थिर भाड़े का। तो उसका जो बचा हुआ है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा 5 रुपए के हिसाब से लेगा। तो 9 किलोमीटर का 5, 9, 45, और दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 10, 55, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए 55 रुपए देना पड़ेगा। अगर उसका रेट ये है तो, यानी कि स्थिर भाड़ा अगर 10 रुपए है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 5 रुपए है, तब उसको ऐसा 10 किलोमीटर के लिए 55 रुपए देना पड़ेगा। तो स्थिर भाड़ा आप समझ सकते हैं वो शुरुआत का 1 किलोमीटर भी हो सकता है या 2 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर को ही आपको समझना है। यहाँ पर पहले किलोमीटर के लिए वो स्थिर भाड़ा है, बाकी के जो बचे हैं उनके लिए वो प्रति किलोमीटर भाड़े का अलग हिसाब किताब रखता है, लेकिन पहले का फिक्स है ये, जो कि चेंज नहीं हो सकता है। स्थिर भाड़ा सभी व्यक्तियों को देना पड़ता है क्योंकि ये पहले किलोमीटर का भाड़ा होता है, बाकी के लिए जो रेट है उसका, उसके हिसाब से वो पैसे लेता है। तो यही दोनों में अंतर है, हमें इसी को ही x और y मानना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना यहाँ पर हमने इस नियत भाड़ा भी कह सकते हैं, स्थिर भाड़ा भी कह सकते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़े को x मान लेते हैं, ठीक है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x रुपए है, यानी कि ये तो वो लेगा ही लेगा। और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है टैक्सी का, प्रति किलोमीटर भाड़ा
ये मान लेते हैं y रुपए है, ठीक है। यही हमारा बनेगा। नियत भाड़े को x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लिया। तो जब इसको प्रश्नानुसार हल किया जाएगा, जब इसको प्रश्नानुसार हल किया जाएगा तो इसके अंदर क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए दिया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा दिया गया है? 105 रुपए दिया गया है। तो 105 रुपए तो उसको दिया गया है, ठीक है। 105 रुपए 10 किलोमीटर के लिए दिया गया है। तो नियत भाड़ा जो यक्स है ये तो फिक्स है, ये तो वो देगा ही देगा यक्स वाला, प्लस में जो यहाँ पर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा लेगा। तो यक्स प्लस 10y दोनों को मिलाकर उसने 105 रुपए दिया है। यहाँ पर ये जो हमने पहला किलोमीटर 1 माना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नियत होता है वो पहले किलोमीटर का होता है। तो अगर हम 1 गुणा यहाँ पर लगा भी देते हैं, 1 गुणा यक्स, मतलब तब भी एक ही रहेगा। अगर नियत भाड़ा पहले किलोमीटर का होता है तो 1 गुणा यक्स होगा ये, तो 1 गुणा यक्स का मतलब यक्स ही रहेगा ये। तो इसलिए मैं चलिए लिख देता हूँ कि पहले किलोमीटर के लिए तो वो स्थिर भाड़ा 100 रुपये लेगा, बाकी जो हैं उनके लिए वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो यक्स की में गुणा करेंगे, यक्स प्लस 10y, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो बराबर दोनों का मिला के उसने 105 रुपये लिया है और ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो ये 15 किलोमीटर के लिए है, तो पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स है 100 रुपये, वो लेगा ही लेगा क्योंकि ये नियत भाड़ा है। और साथ में जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y है, तो जो कि यहाँ पर 15 किलोमीटर है तो 15y हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 155 रुपये। तो इसको जब हल करेंगे कि x में करेंगे, वैसे गुणा का निशान तो यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। तो 10 की y में करेंगे 10y, 15 की y में करेंगे 15y। तो x की में गुणा करेंगे x प्लस और ये 15y बराबर आ जाएगा 155 के। तो ये समीकरण 2। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। एक तो नियत भाड़ा समझना है और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा समझना है। नियत भाड़ा फिक्स होता है, ये उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी यात्री हो जो उस टैक्सी से यात्रा करता है उसको। ये भाड़ा तो फिक्स होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, ये तो सभी को देना पड़ता है। बाकी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसका अलग अलग, उसका वो अलग से लेता है। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बनेगा और इसको जब आप इसको हल करेंगे, ये पहला समीकरण था और ये दूसरा है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। तो x का मान नियत भाड़ा हो जाएगा और y का मान प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा। तो इसको हम किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए किसी एक का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाला है, यानी कि x प्लस का 10y बराबर है ये 105, ठीक है। ये है, x का मान निकालते हैं तो x बराबर 105, 10y प्लस में है तो माइनस का 10y हो जाएगा। और इसको हम मानेंगे 3, समीकरण 3 मानेंगे इसको। तो x का मान आया 105 माइनस का 10y, ये x का मान आया हुआ है। इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 से लिया है। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना है, ये 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y, इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में।
रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? समीकरण 2 ये है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो x का मान कितना रखना है? x का मान ये रहा 105 माइनस का 10y, ये x का मान हो गया, और फिर प्लस का कितना है ये 15y बराबर 155। तो ये हो गया हमारा 155। 105 प्लस में है तो 105 यहाँ माइनस में आएगा, ये दो घट गए, दोनों घट जाएंगे, प्लस का ज़्यादा है यानी कि 5y। तो 5y बराबर 155 में से 105 हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 0, यानी कि 50 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब y का मान निकालेंगे तो 50 बटे में 5, 5 दाम 50, यानी कि y का मान यहाँ पर कितना आ गया है? y का मान 10 आ गया है। तो इस y का मान 10 हमें समीकरण 3 में रखना है और x का मान निकालना है। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखना है। तो समीकरण 3 हमारे पास ये रहा, x बराबर 105 माइनस का 10y, x बराबर 105 माइनस का 10y। तो 105 माइनस 10 गुणा y का मान कितना लेना है? y का मान 10 है, तो ये बन जाएगा 105 माइनस 10 दाम 100, घटाएंगे तो हमें 5, यानी कि जो स्थिर भाड़ा है वो 5 रुपए है, यानी कि वो पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपए लेगा, बाकी के जो किलोमीटर बचे हुए हैं उनका वह 10 रुपए के हिसाब से पैसे लेता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो है 5 रुपए, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए वो 5 रुपए फिक्स है, इसको तो वो सभी से लेगा, बाकी जो दूसरा प्रति किलोमीटर बचा है उसका वो 10 रुपए के हिसाब से लेता है। और टैक्सी का प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y रुपए है, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से लेगा, यानी कि वो प्रथम किलोमीटर के लिए तो 5 रुपए लेना ही है, उसको फिक्स है ये, बाकी की जो दूरी है वो 10 रुपए के हिसाब से लेता है। ठीक है, यही यहाँ पर स्थिर भाड़ा है और ये स्थिर भाड़ा है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ये दोनों समझ आना बहुत जरूरी था और इसका अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है, कि हमें पता तो लगे कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा वो है जो टैक्सी वाला पहले किलोमीटर के लिए लेगा, यानी कि 5 रुपए, बाकी की जो भी दूरी बची हुई है उसके लिए वो 10 रुपए के हिसाब से प्रति किलोमीटर लगाएगा और फिर दोनों को जोड़ के वो पैसे लेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये भी उसने लास्ट में पूछा था कि अगर एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने
का जो भाड़ा है वो इस प्रकार से रहेगा। व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने का जो भाड़ा है, x रुपए तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 25y, क्योंकि स्थिर भाड़ा तो वो लेगा, बाकी के जो प्रति किलोमीटर है वो भी लेगा। तो ये आप 1 गुणा x भी करके लिख सकते हैं कि 1 गुणा x, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए x रुपए लेगा और बाकी के जो बचे हैं वो उसका y रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो ये बन जाएगा 1 गुणा x का मान कितना 5, 25 गुणा y का मान कितना 10। तो ये बनेगा 1 की 5 में करेंगे 5 प्लस 25 दाम में 250 और दोनों को जोड़ देंगे 255 रुपये यहाँ पर मिलेगा। यानी कि उस व्यक्ति को अगर वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको 255 रुपये देना पड़ेगा, ये उसका भाड़ा है। तो क्वेश्चन समझने वाला है कि प्रथम किलोमीटर का जो भाड़ा होता है वही फिक्स होता है, वही नियत होता है, वही स्थिर होता है। बाकी के जो बचते हैं उसके लिए वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग रखता है। वो यहाँ पर दोनों को समझना जरूरी था। अगर ये दोनों बातें समझ आती हैं तभी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि पहले किलोमीटर के लिए मैंने 1 लिखा है, उसका फिक्स है, ये उसको देना ही पड़ेगा चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बाकी के जो बचते हैं उसके लिए वो 10 रुपए के हिसाब से भाड़ा लेता है। पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपए लेगा जो कि फिक्स है, नियत है, स्थिर है। बाकी जो बचता है उसके लिए वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन समझना था और करना था। अगर ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब हम आगे चलते हैं इस पे। ये कौन सा पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था। अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट में जो भी क्वेश्चन दिया है पहले उसको पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 5th पॉइंट में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वो भिन्न की बात कर रहा है। तो आप भिन्न को जानते होंगे कि भिन्न जो होता है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन होता है, 1/, में लिखी हुई संख्या होती है। तो कोई भी जो भिन्न होता है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कोई भी भिन्न होता है वो अपने आप में बटे में लिखी हुई कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2/3 हो सकता है, 3/5, मतलब बटे में लिखी हुई कोई भी संख्या हो सकती है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाएगा, हर। तो कोई भी जो भिन्न होता है उसके अंदर ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं भिन्न को ज्ञात करने के लिए, अंश और हर, जिसको हम x और y मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन में जिस भी भिन्न को कहा गया है हमें ना तो उसका अंश पता है ना ही उसका हर पता है, तो x और y मान के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माना उस भिन्न का जो अंश है, उस भिन्न का जो अंश है वो x है और उस भिन्न का जो हर है वो y है। ठीक है। तो अगर अंश ये और हर ये है तो भिन्न क्या बनेगा, इसलिए जो भिन्न बनेगा वो बनेगा अंश बटे हर। अगर हम इस नॉर्मली इसको देखें तो अंश बटे हर बनना चाहिए। तो अंश हमारे पास x है और हर y है, तो भिन्न क्या बनेगा, x/y। तो प्रश्नानुसार अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न, अब भिन्न का मतलब x/y,
यही तो भिन्न है हमारा। भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में जोड़ना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाती है। कितना बन गया अभी ये? 9/11 बन गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी इसमें तो इसकी इसमें करेंगे तो 11 ब्रैकेट में आएगा x + 2, इसकी इसमें करेंगे तो 9 ब्रैकेट में आएगा y + 2। इसको सॉल्व करते हैं। 11 की x में करेंगे 11x + 11 दूनी हो जाएगा 22, 9 की y में करेंगे 9y + 9 दूनी हो जाएगा 18। तो अब ये हो गया 11x, 9y इधर माइनस में आएगा और ये रहा हमारा 18 और प्लस का 22 इधर माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y और माइनस का ज़्यादा है तो घटाएंगे जब हम तो माइनस का 4 मिलेगा, क्योंकि ये 22 में से हमें 18 को घटाना है। तो पहला समीकरण आपके सामने है कि 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये जो आया है ये हमारा पहला समीकरण है। इसको हम लिख लेते हैं कि ये पहला समीकरण हमारा बन गया है। इसी प्रकार से बनाना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और हम दूसरा भी बना लेते हैं। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। और जब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है हमें। क्वेश्चन में फिर से क्या कहा गया है, कह रहा है कि यदि, फिर से हम भिन्न लिखेंगे यानी कि x बटे में y लिखेंगे, क्योंकि उसने फिर से हमें बोला है क्वेश्चन में कि यदि अंश और हर, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ना है? 3, तो वह 5/6 हो जाती है। फिर से समझिएगा कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो बराबर कितना बन गया? वो 5/6 बन गया है। तो 5/6 बन गया है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। चलिए 6 की गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। तो 6 की गुणा करेंगे पहले हम x + 3 में और फिर 5 की गुणा y + 3 में। तो 5 की गुणा होगा किसमें? y + 3 में। तो 6 की x में करेंगे 6x + 6 तियां हो जाएगा 18। 5 की y में करेंगे 5y + 5 तियां हो जाएगा 15। तो ये रहा 6x, 5y माइनस में आएगा और ये रहा 15 और 18 इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये बनेगा 6x माइनस का 5y और फिर अब आप यहाँ पर 15 घटाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि माइनस का ज़्यादा है, 18 में से 15 घटाएंगे 3। तो यही है हमारा समीकरण 2। अगर हम इसको सॉल्व करें समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से, तो x और y का मान मिलेगा। जो x और y का मान आएगा उसी से हम भिन्न को बना लेंगे। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और किसी एक समीकरण को लेके हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास ये है 11x माइनस का 9y बराबर -4। 11x माइनस का 9y बराबर है -4। यही है हमारा 11x माइनस का 9y बराबर है -4 के पहला समीकरण है ये। तो किसी एक का मान ज्ञात करते हैं। चलिए x का कर लेते हैं। तो 11x बराबर -4, 9y माइनस में इधर प्लस में आ गया। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस का 9y और ये 11 गुणा में है तो इसके बटे में गया ये 11। तो ये हमारा तीसरा है ये। तो x का मान हमारे पास है ये और ये तीसरा समीकरण बन चुका है और इसका मान अब हम जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर -4 प्लस का 9y बटे में 11
समीकरण किस में रखना है हमें? ये हमें रखना है समीकरण किस में? क्योंकि एक लिया था तो 2 में रखना पड़ेगा। 2 में रखने पर 2 में रखना है तो 2 ये रहा हमारे पास, यानी कि 6x माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। तो 6 गुणा x का मान रखना है कितना? माइनस का 4 प्लस का 9y और बटे में 11, ठीक है। और माइनस का 5y बराबर आएगा माइनस का 3। तो बटे में 1 लगा के गुणा कर लेते हैं। 11 की 1 में करेंगे 11 प्लस माइनस माइनस 6 चौक हो जाएगा 24 प्लस 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 6 नीम हो जाएगा 54 और साथ में y भी है, ठीक है। और ये है माइनस का 5y बराबर आएगा माइनस का 3। तो इसकी गुणा तो पूरे ब्रैकेट में हो गई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 लगाना पड़ेगा। और अब हमें एलसीएम लेना है। 11 और 1 का एलसीएम तो 11 मिल जाएगा, ठीक है। 11 को 11 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 की गुणा जब मैं इस पूरे में करूंगा तो मुझे माइनस का 24 और प्लस का 54 y मिलेगा, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। फिर ये माइनस का निशान। 11 को अगर मैं इस 1 से भाग करूं तो मुझे 11 मिलेगा। 11 की गुणा 5y में करेंगे, 11 पचे 55y हो जाएगा और बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये प्लस का 54 है, ये माइनस का प्लस का 54y है, माइनस का 55y है, घटेगा ये। तो अब हमें आगे क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। यहाँ मिलेगा माइनस का 24 और क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में अगर देखें प्लस माइनस माइनस तो हमें घटाना पड़ेगा। 55y में से 54y घटाएंगे तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1y बचेगा, बटे में आएगा 11 बराबर आएगा माइनस का 3। 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 में करेंगे तो माइनस का 24 माइनस का y और प्लस माइनस का ये माइनस ही रहेगा, 11 3 हो जाएगा 33। तो हमें y का मान निकालना है तो y को मैं इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये माइनस में तो प्लस आ जाएगा। और ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 33, यहाँ पर प्लस में आएगा 33। और अब अगर हम इसको घटा दें तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। 33 प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही बचेगा और 33 में से 24 घटाते हैं तो 6 3 9, यानी कि हमें y का मान कितना मिलेगा? y बराबर हमें मिलेगा 9। तो ये जो y का मान हमें 9 मिला है इसको हम समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर 9 समीकरण किस में रखना है? 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो जो समीकरण 3 हमारे पास है वो ये है, समीकरण 3 यही है। तो जो कि है x बराबर -4 प्लस का 9y बटे में 11 ये है। तो -4 प्लस 9 इनके बीच में गुणा का निशान। y का मान कितना है? 9 है, बटे में कितना है? 11। तो x बराबर माइनस का 4 ये और प्लस 9 की 9 में करेंगे, 9 9 81 और बटे में कितना है? 11 बराबर। अगर हम इन 81 में से 4 घटा दें क्योंकि प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही बचेगा, तो कितना मिलेगा? 77 मिलेगा और जो कि प्लस का ही है, बटे में 11। तो 11 7 77 यानी कि 7। तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा 7 और y का मान कितना मिल गया है? 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो भिन्न था, भिन्न बराबर था x बटे y। तो x का मान आया 7 और y का मान आया है 9, यानी कि जो भिन्न है वो 7 बटे 9 है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पॉइंट था, 5th पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ आपको, ताकि आप जानें कि ये मतलब कैसे समीकरण को बनाना है और कैसे उन्हें हल करना है।
तो अगर आपको हमारे ये मेथड्स, विधियां जो हम समझा रहे हैं, समझाने का जो तरीका है वो समझ आता है तो आप इसको कमेंट करके बताइए, ताकि हम और भी अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करें और आपको समझाएं। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो है इसका 6th पॉइंट है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6th पॉइंट को सॉल्व करेंगे, उसको देखिए क्या है उसके अंदर, क्योंकि लास्ट पॉइंट बचा है इस एक्सरसाइज 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है 6th पॉइंट में। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों की आयु को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक है जैकब और उसका पुत्र है, तो जैकब की आयु यानी कि जो कि फादर है और पुत्र उसका जो सन है, उन दोनों की अलग अलग आयु है। एक की आयु को हमें x यानी कि जैकब की आयु को x मानेंगे और पुत्र की आयु को y मानेंगे, क्योंकि दोनों में से हमें किसी की भी आयु पता नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। x और y का जो भी मान आएगा वही उनकी वर्तमान आयु होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हैं, एक जैकब है और दूसरा उसका पुत्र है, तो एक की आयु को x और एक की आयु को y मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर हम मानते हैं x वर्ष है, क्योंकि आयु हमेशा वर्ष में होती है इसलिए वर्ष भी लिखना जरूरी है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा कि मतलब अब तक हमारे पास ना तो जैकब की आयु थी ना y की, लेकिन अब हम उसको मान चुके हैं। तो अब हमारे पास है जैकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जो भी स्थिति यहाँ दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उनको हल करेंगे। x और y का जो भी मान आएगा वही इन दोनों के लिए आंसर होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो है 5 वर्ष बाद जाना है, तो 5 वर्ष बाद हम जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर अभी कोई 10 साल का है, अभी कोई अगर 10 साल का है आज, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल का, मतलब 5 हमने उस 10 में जोड़ा है। तो अगर जैकब इस समय x वर्ष का है और पुत्र y वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की हो जाएगी y + 5। यही नियम है इसको करने का। तो चलिए इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमें जाना है 5 वर्ष बाद, तो हम जाएंगे 5 वर्ष बाद जाएंगे। तो अभी तो उनकी आयु x और y है, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी, पहले हम उसको देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है, अभी तो x है तो 5 और जुड़ जाएगा उसके अंदर, ये बन जाएगा, इतना वर्ष बन जाएगा। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? अभी पुत्र की आयु y है, 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें और कुछ भी उसने कहा है उसको हम समझते हैं प्रश्नानुसार लिख के। ये है जैकब यानी कि x + 5, ये जैकब की आयु है।
बराबर, और ये y प्लस 5 ये पुत्र की आयु है, ये जैकब की आयु है क्योंकि ये x प्लस 5 है, ये पुत्र की आयु है क्योंकि ये y प्लस 5 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कहा गया है? 5 वर्ष बाद, यानी कि ये जो आयु हमारे पास है ये 5 वर्ष के बाद की आयु है, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु ये है, इसका 3 गुना करते हैं, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ये पहला समीकरण बन जाएगा। 3 की y में करेंगे 3y प्लस 3 की 5 में करेंगे 3 × 5 = 15, तो ये 3y इधर माइनस में आएगा और ये 15, 5 यहाँ प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो ये रहा x माइनस 3y, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें उसने हमें कुछ और भी बोला है ताकि हम दूसरा समीकरण भी बना लें। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले जाना है। अगर अभी कोई 20 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व वो कितने साल का? पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा? अगर कोई अभी 20 साल का है तो 5 वर्ष पहले 15 साल का रहा होगा, यानी कि 5 घटाना पड़ेगा 20 में से। तो वही अब हमें 5 वर्ष पहले जाने के लिए वो कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 वर्ष पहले चलते हैं। तो अब मैं लिखूंगा 5 वर्ष हम पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु देखते हैं कितनी है। जैकब की आयु अभी तो वो कितना था? x वर्ष का था। 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा तो हमें 5 घटाना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व वो इतना था। ठीक है, और पुत्र कितना था 5 वर्ष पहले? अभी पुत्र तो y है, तो 5 इसका भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रश्नानुसार अब नहीं लिखूंगा। तो ये जो है x माइनस 5, ये कौन है? जैकब की आयु है, और ये जो y माइनस 5 है ये पुत्र की आयु है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये तो है जैकब की आयु, ये है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी कि गुणा में इसको हमें 7 करना पड़ेगा। तो ये बनेगा x माइनस 5 बराबर 7 की y में करेंगे 7y माइनस प्लस माइनस 7 बच्चे हो जाएगा 35, और ये रहेगा हमारा x, और ये 7y प्लस में है तो माइनस का 7y ये बन जाएगा, और ये माइनस का 35, माइनस 5 यहाँ पे प्लस में चला जाएगा और फिर ये घटा दिया जाएगा, तो ये बनेगा हमारा x माइनस का 7y बराबर, माइनस का ज्यादा है 35 में से 5 घटा देंगे क्योंकि माइनस प्लस में है तो ये 30 मिलेगा। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर हम इन दोनों ही समीकरणों को हल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाएगा तो चलिए देखते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ले रहे हैं, तो समीकरण 1 ये रहा, क्या है ये? x माइनस 3y बराबर है ये 10 के। यही है पहला समीकरण। x का मान निकाल देते हैं, तो 3y यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ प्लस में जाएगा 3y, तो ये समीकरण 3 बन चुका। तो ये जो x का मान आया है 10 प्लस 3y, ये x का मान आया है।
इसको हम समीकरण किस में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। अगर 2 होता तो 1 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर है -30। तो x माइनस का 7y बराबर है -30। तो x की जगह पर रखना है इसको, यानी कि 10 प्लस का 3y, ये x की जगह पर आ गया। फिर माइनस का 7y बराबर -30। तो माइनस का 30 है, ये 10 प्लस में है तो माइनस में गया। इन दोनों को देखते हैं तो 3y प्लस का है 7y, 3y प्लस का है 7y माइनस का है, तो माइनस का ज़्यादा है तो प्लस माइनस में घटेगा, तो ये बचेगा 4y। तो माइनस का 4y बराबर, दोनों ही माइनस में तो जुड़ेंगे, तो माइनस का 10 और 30 और 10 40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आएगा 40। 4 यहाँ गुणा में है तो बट्टे में ले जाइए, 4 धाम 40, यानी कि y का मान 10 आया है। तो y का मान 10 आया है तो x का निकाल देते हैं। तो y बराबर जो 10 आया है, इसको हम समीकरण अगर 3 मतलब किसी भी, वैसे तो किसी में भी रखा जा सकता है। आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, या 3 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 10 समीकरण हम 3 में रख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट मिल जाएगा x का मान 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 ये रहा हमारे पास, यानी कि x बराबर 10 प्लस का 3y। तो ये बनेगा 10 प्लस 3 गुणा कंडीशन y का मान कितना 10। तो 10 प्लस 10 तियां हो जाएगा ये 30, यानी कि 30 और 10 40। तो x का जो मान आया है वो आया है 40। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं अतः जैकब की जो वर्तमान आयु है, जैकब की जो वर्तमान आयु है उसको x माना गया था, तो x का मान तो 40 आया है, यानी कि जैकब की जो आयु है वो 40 है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष था। y का मान यहाँ पर 10 आया है, यानी कि वो 10 साल का है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, समझने वाला क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। और इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज है ये 3.3 ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है एक्सरसाइज 3.3 का। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें। जल्द ही हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइज 3.4 के साथ में। वहाँ पर हमें विलोपन विधि को सीखना है, मतलब हम अगले वीडियो में विलोपन विधि को सीखेंगे और विलोपन विधि से हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।